A very good day to everyone. Now we are going to start with the revision video for demand and recovery. Demand and recovery का revision video start करने से पहले let me tell you this is a B category chapter but एक ना एक question इसका कहीं पे भी मिलेगा ही मिलेगा. इसके चैप्टर में it is not about reading the concept. बस याद रहना चाहिए कब कहाँ कितनी पेनल्टी लगती है वही यहाँ पे important है. सबसे पहले शुरुआत अगर मैं बात करूं तो सप्लाई की शुरुआत होती है, जीएसटी की शुरुआत होती है कि आपने सप्लाई करा होना चाहिए. जब आप सप्लाई कर देते हो तो सप्लाई करने के बाद आप वैल्यूएशन करते हो कि उस सप्लाई की वैल्यू क्या है. अब उस वैल्यू पे आपको अगर टैक्स लगाना है तो यू शुड नो कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, ताकि आपको पता रहे आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो या इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो. फिर ये टैक्स कब पे करना होता है वो हमको बताता है टाइम ऑफ सप्लाई. इतना सब करने के बाद एक्चुअल में व्हाट यू डू, यू फाइल द रिटर्न. जो कल तुम रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे यूट्यूब पे अपलोडेड होगा, रिटर्न तुम फाइल करते हो. रिटर्न फाइल करने के बाद तुम बताते हो कि तुम्हारा टैक्स इतना है. रिटर्न फाइलिंग इज व्हाट, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी बताओगे. आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी से वी विल कम टू नो कि ओवरऑल तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी कितनी. या तो तुम टैक्स पे कर दोगे या तो तुम टैक्स पे नहीं करोगे. या तो तुम पूरा पूरा सही टैक्स पे करोगे या तो तुम पूरा टैक्स पे नहीं करोगे. दैट इज आइदर टैक्स नॉट पेड और इट इज शॉर्ट पेड. अब अगर तुम शॉर्ट पे करो या फिर तुम पे ही ना करो, किसको दिक्कत होगी? डिपार्टमेंट को दिक्कत होगी. और जब डिपार्टमेंट को दिक्कत होगी तो डिपार्टमेंट सोचता है, क्या सोचता है डिपार्टमेंट, कि इसने जानबूझ के ऐसा किया है या फिर एक्चुअल में गलती हुई है बेचारे से. अगर जानबूझ के ऐसा किया मतलब डिपार्टमेंट सोचेगी इसने फ्रॉड किया है. और अगर गलती हुई है इससे तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगी कि बाय चांस हुआ है, ये नॉर्मल केस है. अब हमने ऑलरेडी एक बार ये पूरा चैप्टर किया है तो अब मैं इस चैप्टर का फ्लो चेंज कर देती हूँ. और फ्लो चेंज करके हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं. जब हमने डिमांड एंड रिकवरी का ये चैप्टर किया था, एक चीज समझ में आई थी क्या, कि या तो आप क्या करोगे, डिमांड कब आती है, डिमांड तब आती है या तो आपने ना टैक्स को सेल्फ असेस कर लिया है, खुद समझ चुके हो कि मुझे इतना टैक्स पे करना चाहिए. तो अगर तुम वो सेल्फ असेस टैक्स पे नहीं करते, मतलब तुमने खुद ने डिसाइड किया, तुमने खुद ने सोचा, तुमने समझा कि मुझे इतना टैक्स पे करना चाहिए, और सेल्फ असेस टैक्स तुम कहाँ शो करते हो, अपने रिटर्न में. और उसके बाद भी तुम अगर वो टैक्स पे नहीं करोगे तो बट ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट तुमसे बोलेगी क्या, तेरे को खुद को पता है कि तेरे को इतना टैक्स पे करना है, फिर भी तुम वो टैक्स पे नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट तुमको नोटिस भेजेगी. यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट तुमको क्या बोलेगी कि पैसा दो. लेकिन यहाँ पे क्या नोटिस भेजेगी गवर्नमेंट, मुझे ये सोचना पड़ेगा. एक होता है कि तुमने खुद ने क्या कर दिया, सेल्फ असेस कर लिया टैक्स, तो गवर्नमेंट क्या तुमसे पैसा मांगेगी? हाँ, डिमांड तो करेगी, वो पक्का बोलेगी कि पैसा दो. पर सेल्फ असेस किए हुए टैक्स के लिए क्या गवर्नमेंट नोटिस भेजेगी या नहीं भेजेगी, मुझे सोचना पड़ेगा. दूसरा होता है कि मैम टैक्स की बात नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि सेल्फ असेस हुआ है, हमने नहीं सोचा, बट एक्चुअल में क्या होता है, टैक्स पे करना ही मुझे पता है कि हो सकता है कि मुझे इस चीज का टैक्स पे करना पड़े और मैंने बिल्कुल भी टैक्स पे ही नहीं किया. अब ये सेल्फ असेस हो या नहीं हो ये नहीं बात कर रही, मैं ये बोल रही हूँ कि सपोज करो कोई ट्रांजेक्शन किया और उस पर टैक्स देना बनता था, तुम नहीं जानते, या तो फ्रॉड कर रहे हो इसलिए नहीं जानते, या फिर तुम्हारी गलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि उस पर टैक्स पे करना चाहिए, तो मतलब टैक्स नॉट पे कर रहे हो. तब भी ये सोच सकते हैं कि तुमसे पैसा मांगे क्या. या फिर तुम्हें पता है कि 1 लाख रुपए पे करने, फिर भी तुम क्या कर रहे हो, 30,000 ही टैक्स पे कर रहे हो, मतलब शॉर्ट पे कर रहे हो. फिर तुम क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट को पूरा टैक्स नहीं दे रहे हो. या फिर क्या हो रहा है, टैक्स तो तुमने पे कर दिया, उसमें कोई गलती नहीं है, मगर तुम्हें पता है जब भी कोई चीज तुम परचेस करके लाते हो और उसके ऊपर अगर तुम जीएसटी पे करते हो तो तुम बोलते हो कि इस जीएसटी का मुझे क्या मिलना चाहिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए. बट अभी जब तुमने मेरे साथ आईटीसी पढ़ा तो मैंने तुम्हें एक चीज बोली कि कई जगह तुम इनएलिजिबल हो जाओगे, किस चीज के लिए, आईटीसी लेने के लिए. इनएलिजिबल क्यों हो जाओगे, क्योंकि तुम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो. अनरजिस्टर्ड पर्सन को आईटीसी नहीं मिलता, इसलिए भी इनएलिजिबल हो गए. या फिर ये हुआ कि आईटीसी के लिए सेक्शन नंबर 16 ने कंडीशन देके रखी है कि देयर आर सर्टेन कंडीशन, अगर तुम उन कंडीशन को कंप्लाई करते हो तभी आईटीसी ले पाओगे.
हो सकता है तुम एक ना एक कोई कंडीशन कंप्लाई नहीं कर पाए, इसीलिए क्या हो गया कि जो आईटीसी तुम सोच रहे थे ना तुम वो नहीं ले पाओगे, मतलब इनएलिजिबल टू क्लेम दैट आईटीसी। या फिर हो सकता है उन्होंने ब्लॉक करके रखा है किसी आईटीसी को, स्पेसिफिकली बोला ये आईटीसी नहीं मिलेगा। तो मतलब जब तुम्हें पता था कि वो आईटीसी तुम्हारा नहीं है, तुमने फिर भी वो आईटीसी ले लिया, तब भी ये क्या होगा, हो सकता है बोलेंगे कि यार तुमने आईटीसी रॉन्गली अवेल यूटिलाइज किया, तो भी तुमसे डिमांड रेज करेंगे कि वापस करो वो आईटीसी। तुमने क्यों लिया जबकि यू वर इनएलिजिबल टू क्लेम दैट आईटीसी। क्या यहाँ तक बात समझ में? तो इसका मतलब है कुछ जगह सेल्फ असेस टैक्स होगा, कुछ जगह टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज, या फिर एक और गड़बड़ कर सकते हो तुम, या फिर गलती से तुम्हें रिफंड चला गया, या तो तुमने गलत तरीके से रिफंड ले लिया, या फिर गलती से तुमको रिफंड हो गया जबकि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टेकिंग द रिफंड। तो डिमांड एंड रिकवरी का चैप्टर ओपन होता है, या तो शॉर्ट पे है, नॉट पे है, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज्ड है, या फिर एरोनियस क्या है, रिफंड है, तब ये चैप्टर स्टार्ट होता है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं डिमांड की, तो डिमांड में कितने सेक्शन आते हैं? डिमांड में सेक्शन आता है 73, 74, 75, 76। ये सारे सेक्शंस मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन है डिमांड। ये बोलता है कि अगर कभी भी डिपार्टमेंट को डिमांड करनी होगी तो डिमांड करेगा 73 या 74 का नोटिस देके। यहीं पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रही हूँ, जब भी इनको डिमांड करना है तो 73, 74 का नोटिस देके ही वो डिमांड करेंगे। उन्हें लगता है कि तुमने गलती से एक मिस्टेक की है तो 73 का नोटिस भेज देंगे तुम्हें और बोलेंगे चलो टैक्स पे करो, चलो आईटीसी वापस कर दो, चलो वो एरोनियस रिफंड जो है वो हमको वापस दे दो। लेकिन अगर आपने क्या किया है, फ्रॉड किया है, तो 73 नहीं 74 का नोटिस जाता है। लेकिन इसके साथ ही क्लेरिफिकेशन किया था अपन ने, वो क्लेरिफिकेशन क्या है, चाहे नोटिस 73 का हो या नोटिस 74 का हो, वेदर इट इज नोटिस ऑफ 73 या वेदर इट इज नोटिस ऑफ 74, ये नोटिस तभी होगा जब टैक्स नाम की चीज अराइज होती है। अगर कुछ ऐसा हुआ है जहां पे टैक्स नाम की चीज अराइज ही नहीं हुए तो 73, 74 नहीं हो सकता। कैसे? जैसे मैम सपोज करो हमने क्लैरिफिकेशन आगे किया है, इनवॉइस तो इशू कर दिया बट मैम सप्लाई हुआ ही नहीं, देयर इज इशू ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई। जब मैम आपको पता है जीएसटी तभी लगाते हो जब क्या होता है, सप्लाई होता है, और आप बोल रहे हो कि इनवॉइस इशू हो गया लेकिन सप्लाई ही नहीं है, तो ऐसे केस में जब मैम सप्लाई नहीं हुआ तो टैक्स नहीं लग सकता, टैक्स नहीं लगा तो आईटीसी तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं। तो यहाँ पे जब भी कोई सप्लायर क्या करता है, कोई भी सप्लायर हो, अगर वो इनवॉइस इशू कर रहा है लेकिन इनवॉइस ऐसे इशू कर रहा है कि उसने सप्लाई किया ही नहीं है, तो इस सप्लायर पे पेनल्टी तो लगेगी, पक्का लगेगी। लेकिन अब आप ये नहीं बोल सकते कि 73 या 74 की पेनल्टी लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि सप्लाई नहीं, सप्लाई नहीं तो टैक्स नहीं, टैक्स नहीं तो आईटीसी नहीं होती, ये पूरा की पूरा 73, 74 तो टैक्स या आईटीसी पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पे पेनल्टी लगती है सेक्शन 122 की। बट हाँ, अगर इनमें से कुछ हुआ है तो क्या कौन सी पेनल्टी लग सकती है? गलती हुई है तो ये वाला नोटिस आएगा, और फ्रॉड किया है तो ये वाला नोटिस जाएगा। ये बात हमने क्लैरिफिकेशन में करके रखी है। अब आगे चलते हैं। तो मैम 73 के नोटिस में क्या होगा और 74 के नोटिस में क्या है? तो 73 का नोटिस बोलता है नॉर्मल केस है तो 73, फ्रॉड का केस है तो 74। हम खुद तुम्हें बताएं कि तुम्हारी गलती क्या है या तुम्हारा फ्रॉड क्या है, हम कैसे बताएंगे? हम देंगे एक शो कॉज नोटिस। तो डिपार्टमेंट बोलता है मैं तुम्हें शो कॉज नोटिस दूं उससे पहले अगर तुम समझ गए हो कि तुमने कोई गलती की है, जानबूझ के नहीं किया, गलती की है, तो एक काम करो सिर्फ टैक्स और वहां तक का क्या दे दो, इंटरेस्ट दे दो, हम पेनल्टी माफ करने के लिए रेडी है, कोई पेनल्टी मत दो। अगर शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले भी तुम टैक्स और इंटरेस्ट पे करते हो तो छोड़ दो बात, कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर शो कॉज नोट, ये फ्रॉड का केस हुआ और शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ, तो फ्रॉड में कभी माफी नहीं मिलती, वहां मिनिमम तुम्हारा पेनल्टी ही स्टार्ट किससे होगा, 15% ऑफ टैक्स। फिर से बोल रही हूँ, टैक्स जितना निकलेगा टैक्स का 15% होती है तुम्हारी पेनल्टी, इस टैक्स में इंटरेस्ट काउंट नहीं होता है। पेनल्टी निकालने के लिए प्योर टैक्स का 15%। लेकिन मैम अब शो कॉज नोटिस इशू हो गया है, अगर शो कॉज नोटिस इशू हो गया तो इशू होने के 30 डेज के अंदर अगर अभी भी तुम पे कर देते हो टैक्स और इंटरेस्ट,
और ये तुम्हारा नॉर्मल केस है, गलती हुई है तो भी छोड़ो यार, तुमको कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर ये फ्रॉड हुआ ना, तो फ्रॉड में तो माफी दी नहीं है शुरू से, तो अब तुमको पेनल्टी लगेगी 25%। लेकिन मैम चलो आपने शो कॉज नोटिस दे दिया, शो कॉज नोटिस के 30 दिन के अंदर अगर हम पे करते, गलती हुई है तो पेनल्टी नहीं लोगे, गलती हुई हमने फ्रॉड किया तो 25% पेनल्टी लोगे, ये बात तो मान ली। लेकिन आपने शो कॉज नोटिस दिया, एक और चैप्टर ओपन होता है उससे। डिपार्टमेंट जब भी शो कॉज नोटिस देता है तो एक और चैप्टर ओपन होता है, वो होता है अपील्स एंड रिविजन। आप जरूरी है कि उस शो कॉज नोटिस को मान लोगे, आप अपील करने जा सकते हो, आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाओगे, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपको देगा ऑर्डर, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल कम्युनिकेट ऑर्डर। तो अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर दे दिया, उसके ऑर्डर देने के बाद भी 30 दिन के अंदर आप पे कर दो, या फिर ऑर्डर देने के 30 दिन के बाद पे करो या 30 दिन के अंदर पे करो, तुम कहाँ गए? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। तो अब तो ऑर्डर आ गया, ऑर्डर देने के 30 दिन के अंदर पेमेंट करो या 30 दिन के बाद पे करो, फिक्स पेनल्टी है गलती के केस में। गलती की है तो 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, कोई भी केस हो, ऑर्डर आ चुका है, पहले दो या बाद में, तो अब कोई बात नहीं हुई, 30 दिन में दो, 30 दिन के बाद दो, सीधी बात है 10% ऑफ टैक्स और 10,000। लेकिन ये चीज फ्रॉड में नहीं चलेगी। अगर ऑर्डर आने के 30 डेज के अंदर तुम पेमेंट करते हो तो 50% पेनल्टी ले लेंगे अभी भी। लेकिन ऑर्डर आने के भी 30 डेज के बाद अगर तुम पेमेंट करते हो टैक्स इंटरेस्ट का, तो अब पेनल्टी हो जाएगी कितनी? 100%। ये बात है ऑर्डर की। बट मैम हमने तो क्या किया था, हमने सेल्फ असेस कर लिया था हमारा टैक्स। हमने क्या किया था, हमने सेल्फ असेस कर लिया था टैक्स। तो सेल्फ असेस कर ले में पेनल्टी वेनल्टी कब आएगी? सेल्फ असेस कर लिया, सेल्फ असेसमेंट में पेनल्टी की बात हम कब करेंगे? पेनल्टी की बात तो मैम बाद में करेंगे, सबसे पहले तो हम डायरेक्ट रिकवरी स्टार्ट करते हैं सेल्फ असेस में। क्यों? तुम खुद जानते हो कि तुमको टैक्स कितना पे करना था, तुम खुद ही तो सेल्फ असेस करके बैठे हो। जब तुमने सेल्फ असेस खुद ही कर लिया और खुद करने के बाद भी अगर पेमेंट नहीं कर रहे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, कोई शो कॉज नोटिस नहीं देंगे। जो पेनल्टी लगनी चाहिए, तुम फ्रॉड कर रहे थे क्या जानबूझ के कर रहे थे, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी, इंटरेस्ट और डायरेक्ट रिकवरी स्टार्ट होगी। कोई तुमको शो कॉज नोटिस जाता ही नहीं है सेल्फ असेस टैक्स में। अब एक और चीज होती है मैम, एक और चीज क्या होती है, एक्चुअल में तुम सपोज करो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, या फिर तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो लेकिन एग्जाम अप्लाई करते हो तो तुम रजिस्टर्ड पर्सन लेकिन एग्जाम अप्लाई करते हो। देखो तुम टैक्स लेने के लिए लायबल कहीं पे भी नहीं थे, पर तुमने फिर भी जानबूझ के टैक्स कलेक्ट किया लोगों से, और टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे नहीं करे, तब भी गवर्नमेंट क्या बोलेगी? रिकवरी चाहिए, दे भाई पैसा दे। अब ये तो हक है ना, गवर्नमेंट का ही पैसा है जो तुम लेके बैठे हो, एग्जाम की चीजों को टैक्सेबल करके बैठे हो, अनरजिस्टर्ड थे टैक्स लेके बैठे हो, तो यहाँ गवर्नमेंट बोलती है हम कभी भी शो कॉज नोटिस इशू करेंगे, कोई टाइम लिमिट नहीं है, हम जब चाहेंगे तुमको ऐसे केस में तभी भी क्या करेंगे? शो कॉज नोटिस इशू करेंगे। सिर्फ इतना है, डिपार्टमेंट 1 साल के अंदर क्या कर देगा? ऑर्डर दे देगा। नोटिस इशू करने का टाइम नहीं है, जब भी नोटिस इशू होगा 1 साल के अंदर क्या हो जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा। और सेल्फ असेस टैक्स में शो कॉज नोटिस ही इशू नहीं होगा, सीधे क्या होती है? रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। बट व्हाट अबाउट मैम अगर ये सेल्फ असेस नहीं है, कलेक्टेड नहीं है, नॉर्मल वाला अगर केस है, तो नॉर्मल वाले केस में 2 years 9 month के अंदर यू कैन इशू द नोटिस, नोटिस इशू कर लो 2 years 9 month के अंदर। बट उसका जो ऑर्डर आएगा ना, एडजुडिकेटिंग ऑर्डर, ओवरऑल 3 साल के अंदर आ जाएगा, उससे लेट नहीं। मैम फ्रॉड के केस में 4 years 6 month के अंदर नोटिस इशू हो सकता है, लेकिन ऑर्डर आएगा कितने ईयर्स के अंदर? 5 years के अंदर। अब इससे रिलेटेड भी हमने किए कुछ क्लैरिफिकेशन नॉर्मल और फ्रॉड के रिगार्डिंग, वो हम लोग क्या करते हैं अभी कर लेते हैं। अब क्या होता है मैम, जैसे आपने बोला अगर नोटिस 73 वाला है, तो 73 का नोटिस कब जाता है? 2 years 9 month के अंदर आप नोटिस इशू कर सकते हो, ठीक है। और इसका ऑर्डर कितने साल में आएगा? 3 years के अंदर आएगा। अभी आगे सेक्शन नंबर 75 है जो है जनरल प्रोविजंस, और जनरल प्रोविजन में ऐसा लिखा है कि सपोज कभी तुमने क्या किया, 74 का नोटिस दिया, ये मानते हो कि सामने वाले बंदे ने फ्रॉड किया, ठीक है। 74 का नोटिस इशू किया डिपार्टमेंट ने, ये मानते हो कि उसने फ्रॉड किया, जबकि वो फ्रॉड सस्टेन ही नहीं हुआ, मतलब एक्चुअल में बेचारे ने फ्रॉड नहीं किया था। तो जब तुम 74 का नोटिस इशू करते हो, तो 74 का नोटिस इशू करोगे, और अगर वो सस्टेन नहीं हुआ, तो सेक्शन नंबर 75 में ये लिखा है
कि आप मान लेना वो नोटिस कौन सा है, 73 वाला है, मतलब उससे मिस्टेक हुई। ऐसा कहाँ लिखा था? सबसे पहले मेरे सेक्शन नंबर 75 में लिखा। फिर इससे रिलेटेड आ गए हमारे क्लैरिफिकेशन। तो क्लैरिफिकेशन क्या बोलता है? वैसे तो नोटिस हुआ था इशू 74 का, 74 का नोटिस इशू हुआ, ठीक है। 74 का नोटिस वही 2 इयर्स के अंदर, सपोज करो 2 इयर्स 9 मंथ के अंदर ही इशू हो गया, मतलब जो टाइम जनरली होता है ना मिस्टेक वाले का, उसी मिस्टेक वाले टाइम पीरियड के अंदर ही तुमने नोटिस इशू कर दिया 74 का। अब ये 74 का जब नोटिस इशू हुआ, अपील हुआ, एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गए, हाई कोर्ट के पास गए, जिसके भी पास गए तुम, और वहां पता चलता है क्या? कि ये फ्रॉड नहीं है। इन्होंने डायरेक्शन दिया, क्या डायरेक्शन दिया? भाई ये फ्रॉड नहीं है, एक काम करो, इसका जो भी टैक्स अमाउंट है, इसका जो भी इंटरेस्ट है, इसकी जो भी पेनल्टी है, उसको रिकैलकुलेट करो, रीडिटरमाइन करो 73 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बोला है कि जब भी ऑर्डर आता है किसका? अपीलेट ट्रिब्यूनल का है, हाई कोर्ट का है, उनकी डायरेक्शन के कारण तुम्हें कुछ चेंजेस करने पड़ जाए। डायरेक्शन किसका आ रहा है? अपीलेट ट्रिब्यूनल हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो सकता है। उनके डायरेक्शन के कारण अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं या उनके डायरेक्शन के हिसाब से तुमको कोई ऑर्डर देना है, तो वो ऑर्डर फिर इशू होता है डायरेक्शन की डेट से 2 इयर्स के अंदर। तो अभी हमने किससे रिलेटेड ये बात की? यहाँ पे लिखा है, देखो, ऐसे तो 3 साल के अंदर ऑर्डर आना चाहिए, ऐसे तो 5 साल के अंदर ऑर्डर आना चाहिए, लेकिन बोलते हैं अगर ये ऑर्डर के लिए कोई डायरेक्शन मिल गया है, तो जैसे ही डायरेक्शन आया, डायरेक्शन आने के 2 इयर्स के अंदर ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए। एक ये क्लैरिफिकेशन। दूसरा क्लैरिफिकेशन है कि अगर तुमने फ्रॉड का दिया है नोटिस, लेकिन वो फ्रॉड सस्टेन नहीं हो पाया, तो मान लेना वो नॉर्मल केस है। अब तीसरा क्लैरिफिकेशन क्या था? तीसरा क्लैरिफिकेशन था, सपोज 74 का नोटिस, तुमने वही 2 इयर्स 9 मंथ के अंदर 74 का नोटिस दिया। नोटिस कब गया? 2 इयर्स 9 मंथ के अंदर, जब टाइम पीरियड जनरली होता है दोनों के लिए, मतलब फ्रॉड हो या मिस्टेक हो, उस वक्त तुमने नोटिस इशू कर दिया। अब नोटिस इशू करने के बाद क्या हुआ? मैम सपोज करो 3rd ईयर खत्म होने के बाद, तीसरा साल भी खत्म हुआ और पता चला फ्रॉड सस्टेन नहीं हुआ, तो क्या अब मैम मैं इसे 73 में ले जा सकती हूँ? तो हाँ, आप ले जा सकते हो 73 में। क्यों? तभी ले जा पाओगे जब नोटिस उस टाइम पीरियड में इशू हुआ, जब जेन्युइनली मिस्टेक वाला नोटिस इशू होता है। तो अगर नॉर्मल नोटिस तुम्हारा जो है टाइम बार्ड नहीं है, तो अगर 74 नहीं सस्टेन हुआ, तो तुम इसे 73 में लेके जा सकते हो। लेकिन अगर सपोज करो मैम ये 74 का नोटिस ही 3 साल के बाद इशू हुआ था, और बाद में पता चला कि फ्रॉड नहीं है, तो क्या अब मैं इसे 73 में कंसिडर कर सकती हूँ? नहीं। अब आपको प्रोसीडिंग्स रोकनी पड़ेगी। क्यों रोकनी पड़ेगी? क्योंकि नॉर्मल नोटिस जो था ना मिस्टेक वाला, वो इशू होता है 2 इयर्स 9 मंथ के अंदर। आपने तो 3 साल के बाद इशू किया है वो नोटिस, तो टाइम बार्ड हो चुका है वो नोटिस। अब वो फ्रॉड वाला नोटिस मिस्टेक में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जो भी प्रोसीडिंग्स है, उन प्रोसीडिंग को आपको क्या करना पड़ेगा? रोकना पड़ेगा। ये सारे थे हमारे क्लैरिफिकेशन जो हमने यहीं पे कर लिए, जो एक्चुअल में जहां होने चाहिए। तो ये हो गया मेरा पेनल्टी वाला पार्ट। ये हो गया कि कितने टाइम में कब कब क्या हो जाना चाहिए, ऑर्डर इशू हो जाना चाहिए, और कितने टाइम में नोटिस चला जाना चाहिए। यहाँ इशू ऑफ नोटिस लिखा है, सर्व ऑफ नोटिस नहीं लिखा। नोटिस हमारे यहाँ से इशू होने का मतलब क्या? हमने क्लास में देखा था कि जब आप किसको पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट को दे देते हो ना कि ये लो भैया ये पहुंचा दो लोगों के यहाँ, वो होता है इशू। वो डेट जो है जब आप पोस्ट ऑफिस को दे देते हो, वो इशू की डेट हो जाती है, ना कि जब साइन हुआ नोटिस पे, ना कि जब हमने हमारे ऑफिस बॉय को दिया तब नहीं। जब पोस्ट ऑफिस वाले भैया तक चला गया ये, खत्म, इशू हो गया नोटिस। और व्हाट इज सर्व ऑफ नोटिस? जब सामने वाले बंदे को मिल जाएगा, हमारे पास प्रूफ आ जाए कि उसको मिल चुका है, बस वो दिन है जब उसको मिल गया, वो होता है सर्व ऑफ नोटिस। फिर इसके बाद मैम ये जो नोटिस इशू करने की कोई टाइम लिमिट है? बिल्कुल, यहाँ पे मॉनिटरी लिमिट है। अगर 10 लाख तक की गड़बड़ है, अगर क्या है 10 लाख तक का नॉट पेड, शॉर्ट पेड, आईटीसी, रॉन्गली अवेल्ड, यूटिलाइज, एरोनियस रिफंड 10 लाख है, तो सुप्रिटेंडेंट भी नोटिस इशू कर सकता है। 10 लाख से अबाउ 1 करोड़ तक है,
तो डेप्यूटी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर नोटिस इशू करेगा, और 1 करोड़ से अबाव है तो एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर क्या करेंगे, इशू करेंगे नोटिस। और ये सीजीएसटी की लिमिट है, जैसे इसको आईजीएसटी का बनाना हो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना, 2 कर देना, तो लिमिट्स आ जाएंगी सारी। अब आते हैं सारे जनरल प्रोविजंस। तो ये सिर्फ जनरल प्रोविजन और जनरली ही पढ़ने होंगे, जिसमें ये बोला है, देखो मैम, जब आप नोटिस इशू करते हो, नोटिस के बाद ऑर्डर का टाइम पीरियड पहले स्टार्ट हो जाता है, कट 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 क्या स्टार्ट हो जाता है, टाइम पीरियड फॉर द इशू ऑफ ऑर्डर। तो बोलते हैं जब ये ऑर्डर आप 3 साल या 5 साल में इशू हो जाना चाहिए, या फिर डायरेक्शन आया है तो डायरेक्शन के 2 साल के अंदर क्या हो जाना चाहिए, ऑर्डर इशू हो जाना चाहिए। अब समझ में आ रहा है 3 तरह की टाइम लिमिट है। तो बोलते हैं अगर सपोज करो किसी कोर्ट ने मैम बीच में स्टे दे दिया, तो अगर किसी कोर्ट ने बीच में स्टे ऑर्डर दे दिया तो उतना टाइम हटा लेना, वो 3 इयर्स 5 इयर्स एज द केस में बी से। फिर यही तो है वो जो अभी अपन समझ रहे थे कि तुमने फ्रॉड का नोटिस भेजा लेकिन ये फ्रॉड सस्टेन नहीं हुआ, तो ये वाला जो नोटिस है वो नॉर्मल नोटिस मान लिया जाता है। यही चीज अपना अपन ने क्यों इससे पूरे क्लैरिफिकेशन भी कर ली। फिर आता है मैम, अगर कोई डायरेक्शन एपिलेट ट्रिब्यूनल ने दिया, कोर्ट ने दिया, तो वही चीज अभी की कि अगर डायरेक्शन कोर्ट का आया, एपिलेट ट्रिब्यूनल का आया, उसके कारण तुम कोई ऑर्डर देने वाले हो, तो वो ऑर्डर डायरेक्शन से 2 इयर्स के अंदर में ही क्या हो जाता है, इशू हो जाता है। जब भी किसी पर्सन पे पेनल्टी लगा रहे हो उसको बोलने का मौका दो, दैट इज नोन एज नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। जनरल प्रोविजन है, सब जनरल बातें ही चल रही है। हम कभी एडजॉर्नमेंट करना पड़ जाए कोई हियरिंग को तो कर सकते ना, मैक्सिमम 3 बार की क्या होती है, एडजॉर्नमेंट हो सकता है कि किसी को एविडेंस निकालने, उसको प्रूफ करना है कि मैंने फ्रॉड नहीं किया, हियरिंग चल रही है, तो वो 3 बार मैक्सिमम क्या करवा सकते हैं, एडजॉर्नमेंट कोई भी करवा सकता है, चाहे डिपार्टमेंट हो या तुम। फिर इसके बाद बोलते हैं मैम जो भी ऑर्डर आएगा वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब उसमें सारे फैक्ट्स होने चाहिए, सारे सरकमस्टेंस लिखे होने चाहिए कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते, मतलब सब कुछ पढ़ के समझ में आना चाहिए कि कोर्ट में हुआ क्या था, किस किस बेसिस पे क्या कंक्लूजन आया। मैम अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया, तो नोटिस सपोज करो गया था 10 लाख रुपीस का, कि डिमांड है तुमसे कि 10 लाख रुपीस हमें भरो, तो ऑर्डर भी 10 लाख का आएगा, उससे कम का नहीं आ सकता ऑर्डर, उतने का आएगा। क्या मैम उससे ज्यादा का ऑर्डर इशू हो सकता है? हाँ, उससे ज्यादा का ऑर्डर आ सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा का ऑर्डर आएगा तो फिर तुम्हें टैक्स के साथ पेनल्टी वगैरह सब भी क्या करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी उसी अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना। ठीक है, जनरल सी बात थी। मैम ऑर्डर में लिखा ही नहीं कि इंटरेस्ट पे करो, ऑर्डर में ये लिखा है 10 लाख का टैक्स पे करो और इंटरेस्ट नहीं लिखा। तो अगर इंटरेस्ट नहीं भी लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि तुम्हें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। ठीक है मैम, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के लिए कंपलसरी है कि 3 साल या 5 साल एज द केस में भी उतने टाइम पीरियड में ऑर्डर देना, उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। मैम सपोज करो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया, हमको पसंद नहीं आया, हम एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास गए, एपिलेट ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया, हमको पसंद नहीं आया, हम हाई कोर्ट के पास गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हमको पसंद नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट के पास गए। मतलब मैं तो पूरी हायरार्की यूज करूंगी ना अपने लिए काम करने के लिए। तो ये जो तुम लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाते हो, लोअर से हायर लेवल पे जाओगे, वो डायरेक्शन देंगे, वो डायरेक्शन देने में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो बोलते हैं वो जो 3 इयर्स और 5 ईयर का टाइम है ना, उसमें से ये डायरेक्शन देने वाले जो टाइम है ना, ये लोग जो अलग अलग हायरार्की पे आप जा रहे हो, ये लोग भी जब डिसीजन लेते हो वो टाइम लेते हैं, तो वो टाइम पीरियड को भी क्या कर देना, आप एक्सक्लूड कर देना। फिर आता है मैम सेल्फ असेस टैक्स। ये पढ़ चुके हैं कि भाई तुमने अगर सेल्फ असेस टैक्स पे नहीं किया, या फिर जो इंटरेस्ट तुम्हें पे करना चाहिए था वो इंटरेस्ट तुमने पे नहीं किया, तो तुमको कोई शो कॉज नोटिस नहीं आएगा, डायरेक्टली क्या होगी, तुम्हारी रिकवरी प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएगी। दिस कंप्लीट्स माय सेक्शन नंबर 75। और ये अभी मैंने तुमको जो बताया ना, यही चीजों के क्लैरिफिकेशन तुमको अभी मैंने शुरुआत में ही बता दिया। बस एक चीज याद रखना, सप्लायर अगर इनवॉइस इशू करता है विदाउट सप्लाई, तो उसको 122 लगेगा, उसको 73 74 नहीं लगेगा, क्योंकि सप्लाई ही स्टेब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन जब मैम इस इनवॉइस को, जिसको भी उसने इशू किया ये फेक इनवॉइस, उस बंदे ने क्या किया, आईटीसी अवेल कर लिया इस फेक इनवॉइस पे, क्या उस पे अब 73 74 लगेगा? बिल्कुल, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड यूटिलाइज। क्यों लगेगा मैम? क्योंकि हमने सेक्शन नंबर 16 आईटीसी का करा है कि तुमने गुड्स एंड सर्विस तो रिसीव ही नहीं किए। सेक्शन नंबर 16 आईटीसी का बोलता है कि गुड्स एंड सर्विस रिसीव होने चाहिए, एक कंडीशन है आईटीसी क्लेम करने की।
तो बंदे ने तो क्या किया, फेक इनवॉइस पे आईटीसी ले लिया, कभी गुड्स रिसीव ही नहीं किए या फिर सर्विस रिसीव नहीं की, तो वायलेशन हो गया कंडीशन का, जिससे इनएलिजिबल आईटीसी था। तो इनएलिजिबल आईटीसी ले तो 73 74 एज द केस में भी लगेगा, और मैं बोलूं 73 लगेगा ही नहीं, डायरेक्टली 74 लगेगा, क्योंकि तुम्हें पता था इनएलिजिबल है, ले लिया मतलब फ्रॉड ही कर रहे हो। तो यही सारे क्लैरिफिकेशंस अभी हमने स्टार्टिंग में ही देख लिए थे। ये वही है कि ए क्या कर रहा है, फेक इनवॉइस वगैरह इशू कर रहा है, ये उसी से रिलेटेड क्या है, सारे के सारे क्लैरिफिकेशन है, जिसके तीनों केस हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिए। अब रीडिंग करोगे तो वापस से समझ में आ जाए। फिर मैम कई बार ऐसा होता है कि हम टैक्स कलेक्ट कर लेते बट डिपॉजिट नहीं करते गवर्नमेंट को, तो वही तो बोला है कि अगर तुम टैक्स कलेक्ट करते हो, गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करते, मतलब तुम अननेसेसरी रिच नहीं बन सकते, तुम्हारा हक ही नहीं है उस पैसे पे, तुम रिच नहीं बन सकते। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तुमको शो कॉज नोटिस इशू करेंगे, और शो कॉज नोटिस इशू करके तुमसे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सबकी सब क्या करेंगे, वो लोग ले लेंगे। हाँ, पर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो तुम्हें दिया जाएगा। और यहाँ पे जब तुमने टैक्स कलेक्ट किया और पे नहीं किया, तुम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसका ऑर्डर का टाइम लिमिट 1 ईयर है। जैसे ही शोकॉज नोटिस इशू हुआ, शोकॉज नोटिस इशू होने का यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे ही इशू हुआ वहां से 1 साल के अंदर क्या आ जाएगा, तुम्हारा ऑर्डर आ जाएगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर आता है मैम, कई बार ऐसा होता है हमने गलती से टैक्स कलेक्ट किया, गलती से मतलब तुम्हें लगा था सीजीएसटी होना चाहिए था, तुमने क्या किया, एक्चुअल में आईजीएसटी होना चाहिए था, मतलब इंटर स्टेट तुमको लगा, वो एक्चुअल में इंट्रा था, या इंट्रा स्टेट तुमको लगा, एक्चुअल में इंटर स्टेट सप्लाई था, तो तुम गलत टैक्स कलेक्ट कर लोगे। तुम्हें इंटर लगा तो तुम आईजीएसटी कलेक्ट करोगे, इंट्रा लगा तो सीजीएसटी कलेक्ट करोगे, जबकि वो वाइस वर्सा था, दूसरा ही था। तो बोलते हैं ऐसे केस में आईजीएसटी कलेक्ट कर लिया है ना, तो इसको तो रिफंड ले लो, और सीजीएसटी एक्चुअल में पे करना था तो सीजीएसटी एसजीएसटी पे करो, सेम वाइस वर्सा। सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना था, तुमने नहीं पे किया, तो जो पे किया उसको रिफंड ले लो, और अफ्रेश क्या करो, जो पे करना चाहिए वो अफ्रेश क्या कर दो, तुम पे करो। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमारी स्टार्ट होती है सीधे सीधे रिकवरी प्रोसीडिंग। रिकवरी प्रोसीडिंग में कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, समझना है कि रिकवरी प्रोसीडिंग कैसे इनिशिएट होती है और क्या क्या तरीके हैं रिकवरी करने के। तो रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कब होगी, तुमको चला गया शो कॉज नोटिस, तुम्हारे पास शो कॉज नोटिस के ध्यान से और ध्यान से, रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट तभी होगी जब शो कॉज नोटिस गया होगा, एक्सेप्ट वन केस जब सेल्फ असेस टैक्स है, तब शो कॉज नोटिस के बिना भी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, या फिर इंटरेस्ट तुम्हें पता है कि पे करना था और तुमने इंटरेस्ट पे नहीं किया, तब विदाउट शो कॉज नोटिस भी क्या होगा, रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। अदरवाइज जैसे ही शो कॉज नोटिस इशू होता है, वहां से फिर पढ़ लो, तुम क्या लिख के आओगे, इशू ऑफ शो कॉज नोटिस से 3 महीने वो देगा तुमको 0 मार्क्स। यहाँ पे रिकवरी के लिए टाइम पीरियड 3 मंथ्स तो है, बट इट स्टार्ट नॉट फ्रॉम डेट ऑफ इशू, इट स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। तो जैसे ही तुम्हारे पास ऑर्डर आ गया, तुमको ऑर्डर दे दिया कि भैया तुमको इतना इतना पेमेंट करना है, तुमने 3 महीने के अंदर अगर वो पेमेंट नहीं किया, ऑर्डर सर्व होने से 3 महीने तक अगर पेमेंट नहीं किया, तो भाई रिकवरी स्टार्ट होगी। लेकिन कई बार प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लग सकता है कि 3 मंथ्स का टाइम नहीं देना है इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू में, तो वो तुम्हें लेस टाइम भी देंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम रिकवरी ऑफ टैक्स। अलग अलग तरीके हैं भैया रिकवरी करने के, और वो तरीका नंबर 1, हमें ही डिपार्टमेंट को तुमको रिफंड देना है, और डिपार्टमेंट को तुमसे पैसा भी लेना है। तो रिफंड वो क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, नेट ऑफ कर देंगे ना। डिपार्टमेंट को 5 लाख रिफंड देना तुमको, तुमसे 7 लाख रुपीज लेने, यही एग्जाम्पल लिया था अपन ने। तो क्या करेंगे, वो नेट ऑफ करके क्या करेंगे, 2 लाख की रिकवरी करेंगे तुमसे। या फिर तुम्हारे गुड्स उनके पास होंगे, कॉन्फिस्केट किए होंगे, सीजर किया होगा, कुछ भी किया, तुम्हारे गुड्स उनके पास है, तो वो क्या कर सकते हैं, तुम्हारे ही गुड्स जो प्रॉपर ऑफिसर के कंट्रोल में, उसका ऑक्शन कर देंगे, और ऑक्शन करके भी रिकवरी कर सकते हैं। और क्या हो सकता है मैम इसके अलावा, अब जब वो देखो भाई रिकवरी करेंगे तो मार्केट वैल्यू पे ही बेचेंगे तुम्हारे गुड्स, ऐसे ही नहीं बेचेंगे, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि मार्केट वैल्यू पे तुम्हारे गुड्स बेचेंगे। और सिर्फ यही नहीं कि तुमसे जो टैक्स रिकवर करना है, इंटरेस्ट रिकवर करना है, पेनल्टी रिकवर करना है, अरे भाई ऑक्शन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी लगे होंगे, वो भी क्या करेंगे, साथ में तुमसे रिकवर कर लेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट आती है गार्निशी प्रोसीडिंग। गार्निशी प्रोसीडिंग क्या है कि सपोज करो ये हो तुम, ये है तुम्हारा डिपार्टमेंट और ये है कोई पर्सन,
इस पर्सन, इसको पोस्ट ऑफिस ले लो, इसको बैंक मान लो, या फिर कोई भी पर्सन है जिसके पास तुम्हारा पैसा पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट को तुमसे लेने हैं 10 लाख रुपए और इसके पास तुम्हारे पैसे पड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पर्सन को नोटिस इशू करके बोलेगी तुम उस पर्सन को, मतलब ये डिफॉल्टर को क्या नहीं करो, पेमेंट नहीं करोगे, तुम डायरेक्ट गवर्नमेंट को क्या करो, पैसा पे करो। अगर तुमने गवर्नमेंट को पैसा पे नहीं किया और इसको जाके पेमेंट कर दिया, तो हम मानेंगे कि उतने अमाउंट के लिए तुम पर्सनली लायबल हो जाओगे गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला था कि उसको पेमेंट मत करना, तुमने क्यों पेमेंट की, तो क्या हो जाओगे, तुम लायबल हो जाओगे उस अमाउंट के लिए। अब इसमें एक चीज और आती है, वो क्या है, चलो ये है हमारी गवर्नमेंट, तुमको गवर्नमेंट को तुमसे लेने थे 10 लाख रुपीज, ठीक है, उस पर्सन के तुम्हारे पास सपोज करो कितने रुपए हैं, 12 लाख रुपीज। गवर्नमेंट को लेने हैं 10 लाख रुपीज, उस पर्सन के पास कितने हैं, 12 लाख रुपीज है तुम्हारे। इस पर्सन ने क्या किया, सिर्फ 2 लाख रुपए जाके किसको दे दिए, उस पर्सन को दे दिए जिसको देने को मना किया। 2 लाख किसको दे दिए, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सो सामने वाले पर्सन को देने को मना किया था, लेकिन इसने कितने दे दिए, 2 लाख रुपीज दे दिए। तो गवर्नमेंट बोलती है देखो हमें उससे कितना लेना है, पहले तो हम ये देखेंगे। गवर्नमेंट बोलती है हमें कितनी लाइबिलिटी लेनी है, सामने वाले से कितना पैसा लेना है वो, और तुमने कितना उसको पे कर दिया, विच एवर इज लेस, इनमें से जो भी लेस होगा उसके लिए तुम पर्सनली लायबल होगे। क्यों, क्योंकि देख तेरी गलती ना, तुमको मना किया था कि मत देना, तुमने 2 लाख भी दिया, तो पर्सनली लायबल तो 2 लाख के लिए तुम रहोगे, बाकी का अमाउंट हम उसी से रिकवर करते रहेंगे। लेकिन जो मना किया था देने के लिए, तुमने फिर भी उसको दिया, तो उसके के लिए तो कम से कम तुम क्या हो, पर्सनली लायबल रहोगे। तो ऐसे तुम्हारे पैसे कहाँ रह सकते हैं, यही जगह पे रह सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कंपनी, इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पे रह सकते हैं। फिर इसके बाद कहाँ पे लिखा है मैम कि विच एवर इज लेस के लिए, ये रहा, ये वही पॉइंट है जिसमें बता के रखा है कि गवर्नमेंट बोलेगी कि तुमने कितना दिया और हमें उससे कितना लेना था, विच एवर इज लेस, उतने के लिए तुम क्या हो, पर्सनली क्या रहोगे, लाइबल रहोगे। इसके अलावा गवर्नमेंट चाहे तो तुम्हारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी भी सेल कर सकती है, और सेल करने के साथ साथ ये मैम कैसे सेल करेगी, ये सेल करेगी मार्केट वैल्यू पे ही, जो भी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू होगा उस पे ही क्या करेंगे ये लोग, सेल करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो भाई सामने वाले से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली तुमने सीज करके रखी होगी, तभी तो तुम उसकी क्या कर पा रहे हो, सेल कर पा रहे हो। जो भी करने वाले हो तुमको क्या करना पड़ेगा, इफ इट रिमेन्स, देखो सबसे पहले तुमको बोलेंगे पैसा दे दो, तुमने पैसा नहीं दिया, 30 दिन निकल गए, तो नेक्स्ट 30 डेज में वो क्या कर सकते हैं, तुम्हारा चीजों को बेच सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि तुम कितना भी पढ़ लो, इसमें कोई काम की चीज नहीं है। सीधे अब अपन आएंगे इसके ऊपर, मैम सपोज करो उन्हें मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी, बेचने के बाद सबसे पहले क्या मानेंगे कि क्या रिकवर किया, बेचने में लगा होगा उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो सबसे पहले रिकवरी मानी जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की हुई है। फिर उसके बाद रिकवरी मानी जाती है पेनल्टी की, फिर उसके बाद रिकवरी मानी जाएगी आपके टैक्सेस की, और अगर कोई पैसा बच जाता है तो वो पैसा तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि मैम ये लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नहीं पहुंचा सकते बैलेंस, तो वो क्या करेंगे, डिपॉजिट कर देंगे फंड में आप, अगर इनकेस वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नहीं दे पाते तो इट विल बी डिपॉजिटेड इन द फंड। कुछ भी कर रहे हो, सेल संडे को या जनरल हॉलीडे के दिन नहीं की जाएगी। इसके अलावा और क्या तरीका मैम रिकवरी का, आप कलेक्टर के पास जाओ, कलेक्टर को बोलो, कलेक्टर क्या करेगा, हेल्प करेगा, लैंड रेवेन्यू की तरह आपके क्या करवाएगा, टैक्सेस रिकवर करवाने में गवर्नमेंट को हेल्प करता है कलेक्टर। तो एक सोर्स वो है, वो नहीं हो सकता तो तुम मैजिस्ट्रेट के पास चले जाओ, मैजिस्ट्रेट जैसे फाइन कलेक्ट करता है वैसे हेल्प कर देगा। वो नहीं है तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ले लो, कोर्ट के ऑर्डर की तरह भी क्या कर सकते हो, किसी
डेक्री ऑफ द ऑर्डर, मतलब कोर्ट ऑर्डर दे देता है, फिर उसके बेसिस पे भी क्या है, कोई मॉर्गेज की ये चीज कुछ है तो उसको सेल करके भी क्या कर सकते हो, रिकवरी ले सकते हो। और क्या कर सकते हैं, कोई गारंटर हो सकता है, या फिर कंपनी का लिक्विडेशन करवा दो, लिक्विडेशन के बाद जो मिल सकता है वो ले सकते हो। इट इज ऑल अबाउट, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू डिमांड एंड रिकवरी। सीधे क्या करो, बस ये पता होना चाहिए तुमको कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछने वाले कि बताओ डेक्री के थ्रू कैसे रिकवरी होती है। मुश्किल से एमसीक्यू में आ गया तो आ गया, इस पे केस स्टडी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ और प्रोविजंस भी हो सकते, क्या, देखो कई बार तुम बॉन्ड साइन करते हो गवर्नमेंट के साथ, जैसे एक एग्जांपल है जीरो रेटेड सप्लाई जब करते हो तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करते हो। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और कुछ नहीं, बॉन्ड साइन करते हो, और बॉन्ड साइन करके गवर्नमेंट को बोलते हो कि ठीक है मैं पक्का पक्का जीरो रेटेड सप्लाई या एक्सपोर्ट ही करूंगा। तो उस बॉन्ड में ना कुछ कंडीशंस लिखी होती है कि अगर तुमने सच में एक्सपोर्ट नहीं किया तो बताओ तुमसे टैक्स कैसे रिकवर करेंगे। तो जो उस बॉन्ड में या इंस्ट्रूमेंट में लिखा होगा ना, उस तरीके से भी तुम क्या कर सकते हो, रिकवरी कर सकते हो। एक तरीका ये है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, एक क्लैरिफिकेशन दिया है इन्होंने कि देखो मैम आपने अभी क्या बोला था, 73-74 का नोटिस इशू होगा, उसी के बाद रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती है। हाँ, क्योंकि नोटिस इशू होगा तभी तो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद ही रिकवरी प्रोसीडिंग्स तुम्हारी क्या होती है, स्टार्ट होती है। लेकिन कई बार मैम क्या होता है, जब लोगों का इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर चल रहा होता है, वो बीच में ही उनको समझ में आ जाता है कि उनसे गड़बड़ हुई है, वो लोग क्या करते हैं, खुद ही क्या करते हैं, या तो पूरी या थोड़ी थोड़ी जीएसटी लाइबिलिटी फुलफिल कर देते हैं। तो अगर ऐसा केस है कि वो थोड़ी थोड़ी या पूरी जीएसटी लाइबिलिटी दे रहे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, इसे बोलेंगे कि उन्होंने वॉलंटरी पेमेंट कर दिया, शो कॉज नोटिस इशू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे पहले तो सामने वाले ने क्या कर दिया, वॉलंटरी पेमेंट कर दिया। तो ऐसे केस में जो पेमेंट नहीं हुआ, नॉट पेड, शॉर्ट पेड वगैरह, वहां रिकवरी की जरूरत कहाँ है, वहां पे तुमको रिकवरी की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये मिस्टेक वाला केस हुआ तो पेनल्टी नहीं लगेगी, और अगर ये फ्रॉड वाला केस हुआ तो 15% की ही क्या लगेगी, पेनल्टी इम्पोज होगी। तो बस याद इतना रखना है, रिकवरी प्रोसीडिंग तब स्टार्ट होती है जब तुम्हारा ऑर्डर आएगा, और जब ऑर्डर ही नहीं आया तो रिकवरी प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट हो सकती है। फिर इसके बाद मैम कई जगह पे क्या होता है, टैक्स पेमेंट जब आप करते हो ना तो वो बोलते हैं कि इंस्टॉलमेंट में टैक्स पे कर लो। तो कई जगह ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है कि आप टैक्स पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, लेकिन अगर आपका टैक्स की लाइबिलिटी 25,000 से कम है तो इंस्टॉलमेंट ऑप्शन नहीं है। अगर आपको पहले इंस्टॉलमेंट ऑप्शन दिया था लेकिन आपने उसमें ही डिफॉल्ट कर दिया, तो फिर अब दोबारा से इंस्टॉलमेंट ऑप्शन नहीं मिलेगा। या फिर प्रीवियस ईयर में आपको स्पेसिफिकली मना किया है कि भाई तेरे को इंस्टॉलमेंट ऑप्शन नहीं देंगे, तो अभी भी तेरे को इंस्टॉलमेंट ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इंस्टॉलमेंट ऑप्शन देते हैं, तुम खुद अप्लाई करते हो कि अभी क्या है, हाथ थोड़ा तंग चल रहा है, तो तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर तुमने एप्लीकेशन की तो ही इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है, वो अपना स्यू मोटो नहीं देते हैं। ये एक केस स्टडी हो सकती है, वो अपनी मर्जी से इंस्टॉलमेंट ऑप्शन नहीं देंगे, तुमको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी तब इंस्टॉलमेंट दिया जा सकता है, और मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट होता है 24। लेकिन अगर तुम्हारा अमाउंट ही 25,000 से कम है तब भी इंस्टॉलमेंट नहीं है। अगर तुमने स्पेसिफिकली क्या किया है, मिला था ये ऑप्शन और तुमने डिफॉल्ट किया, तब भी तुम्हें नहीं मिलेगा। पिछले साल तुमको मना किया है, तो प्रीवियस ईयर में भी अगर तुमको मना किया गया है तब भी क्या नहीं होगा, यहाँ पे तुमको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन लिखने की गलती मत करना, क्योंकि टैक्स पेमेंट सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन नहीं करता है, टैक्सेबल पर्सन भी करता है। तो लाइबल टू रजिस्टर्ड भी क्या है यहाँ पे, उसको भी टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो डोंट राइट रजिस्टर्ड पर्सन इन दिस केस। फिर इसके बाद आता है कि हम कभी एक भी इंस्टॉलमेंट में गलती हो गई तो फिर सारा की सारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट तुमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। कहाँ लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, अगर तुम एक में भी डिफॉल्ट करते हो तो जितना बैलेंस आउटस्टैंडिंग है सबकी सब तुमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। फिर आते हैं मैम, कई बार ऐसा होता है कि हम अगर कोई प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स योर बैंक अकाउंट ऑल्सो। तो अगर आप मैम कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, वो वॉइड कब होती है, वो वॉइड तब होती है कि स्पेशली तुमको क्या हुआ, रिकवरी प्रोसीडिंग तुम पे स्टार्ट हुई, या कोई भी प्रोसीडिंग तुम पे स्टार्ट हुई, और वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के साथ क्या, बिना बताए तुम क्या कर रहे हो, किसी और के बेनिफिट में
गवर्नमेंट को डिफ्रॉड करने के लिए, किसी और को बेनिफिट पहुंचाने के लिए तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, अगर ये एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ नहीं हुई है या गवर्नमेंट की परमिशन के साथ तुमने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की, तो ये क्या मानी जाएगी, ये ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। तो या तो एडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ करो, गुड फेथ में करो, और या फिर तुम उनसे परमिशन लेके ये काम कर रहे हो, तभी हम बोलेंगे कि ठीक है चलेगा, अदरवाइज ये क्या है, ट्रांजैक्शन वॉइड कहा जाता है। जो भी हो, जब भी इनको टैक्स रिकवर करना है, सबसे पहले प्रॉपर्टी है तुम्हारी, टैक्स रिकवर करने के लिए प्रॉपर्टी इंक्लूड बैंक अकाउंट ऑल्सो। कई बार ये चाहेंगे तो कुछ टाइम के लिए तुम्हारी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकते हैं, इन्हें लग रहा है कि सामने वाले से रिकवरी करना बनता है और ये कुछ गड़बड़ भी कर सकता है, ये प्रॉपर्टी बेच सकता है, तो वो लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम 1 ईयर के लिए क्या हो सकता है, तुम्हारा प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है, किसका, प्रॉपर्टी का। तो मैक्सिमम कितना टाइम है, 1 साल के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट प्रॉपर्टी का हो सकता है। बट मैम सपोज करो जो आप प्रॉपर्टी बोल रहे हो, प्रॉपर्टी मतलब जो बैंक अकाउंट भी है, तो इमूवेबल मूवेबल सब प्रॉपर्टी हो गया। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो पेरिशेबल नेचर की है, तो पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले तो सामने वाले को बोलना, भाई इसकी मार्केट वैल्यू या फिर तेरा जितनी लाइबिलिटी वॉट एवर इज लोअर, या तो वो गुड्स की मार्केट वैल्यू या फिर सामने वाले से कितना पैसा लेना है, इनमें से जो भी कम होगा भाई तू पे करो, तेरे गुड्स लेके जा, रिलीज कर देंगे। लेकिन अगर वो बंदा नहीं, टैक्सेबल पर्सन नहीं पे कर पा रहा, तो ऐसे केस में तुम क्या करोगे, इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दोगे, और डिस्पोज करने के बाद जो रिकवरी होती है तुम रिकवरी ले लोगे, एडिशनल कुछ बचता है तो उस बंदे को क्या कर दोगे, पैसा वापस कर दोगे। एक तरीका ये है कि तुम प्रॉपर्टी प्रोविजनल अटैच कर दो, तरीका ये भी कि उसके शेयर्स ले लो, कहीं उसको पैसा लेना है किसी से तो वो डेट, वो क्या कर लो, तुम अपने नाम कर लो। और क्या कर सकते हो इसके अलावा, इसके अलावा वही पब्लिक ऑफिसर तुम्हें हेल्प कर सकता है। ये एक चीज और है, किसी और कोर्ट ने क्या किया है, कुछ चीज अटैच करके रखी और उस कोर्ट का काम हो गया, तो अब क्या हो सकता है, ये जीएसटी ऑफिसर क्या कर सकते हैं, उन चीजों को अटैच कर सकते हैं, तो कोर्ट भी तुम्हें हेल्प कर सकता है। उनका काम हो गया, उन्होंने प्रोविजनल अटैच कर ली थी चीजें, उनका काम हो गया, तो अब तुम भी क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि अब वो प्रॉपर्टी हमको दे दो ताकि हम रिकवरी कर ले उससे। तुम चाहो तो अगर सामने वाला कहीं पार्टनर है, तो पार्टनर है तो उसको शेयर ऑफ द प्रॉफिट भी मिलता होगा, पार्टनर है तो उसको इंटरेस्ट भी मिलता होगा, तो उस शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट पे तुम क्या कर सकते हो, उसकी अटैचमेंट तुम कर सकते हो कि उसका इंटरेस्ट और उसका प्रॉफिट तुम्हारे पास जाएगा, मतलब गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये सारे क्या है, तरीके हैं जिनके बेसिस पे तुम क्या कर सकते हो, रिकवरी कर सकते हो, अटैचमेंट कर सकते हो। अटैचमेंट शेयर का होता है, डेट्स का होता है, अटैचमेंट पार्टनरशिप में तुम्हारे इंटरेस्ट का होता है, अटैचमेंट प्रॉपर्टी का भी होता है, तो इतने तरह तरह के अटैचमेंट। लास्ट, कंटिन्यूएशन, किस चीज का कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग। देखो भाई, तुम्हारे अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई और उसको स्टार्ट होने के लिए तुम्हारे पास गया शोकॉज नोटिस। शोकॉज नोटिस गया 10 लाख रुपीज का कि दे दो भैया टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी 10 लाख रुपीज की दे दो। अगर ऑर्डर में, सपोज करो ऑर्डर, मैंने बोला था ऑर्डर में एनहेंस हो सकती है चीजें, एनहेंस हो सकती मतलब ऑर्डर आए कि नहीं भाई इससे तो 15 लाख रुपीज लेने, तो ये जो एडिशनल 5 लाख रुपीज है, इस एडिशनल 5 लाख के रुपीज के रिस्पेक्ट में सेक्शन 75 क्या बोलता है, मॉडिफाइड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, वो तो कराइए। साथ में 84 क्या बोलता है, एडिशनल जो आया है, एडिशनल के रिस्पेक्ट में नोटिस भी इशू होगा, फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी उस एडिशनल की। तो ये 5 लाख पर जो एडिशनल है, इस एडिशनल के रिस्पेक्ट में तुम्हें अनादर डिमांड नोटिस क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा, फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। लेकिन इसकी जगह अगर मैम सपोज करो 8 लाख हो गया, तो एनहेंस नहीं हुआ, रिड्यूस हो गया, तो रिडक्शन के केस में देयर इज नो नीड टू इशू डिफरेंट नोटिस। अगर कुछ रिड्यूस हुआ है अमाउंट, तो रिडक्शन के केस में इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा नोटिस। अब यहाँ पे वर्डिंग क्या लिखे, अगर टैक्सेबल पर्सन जो है, टैक्सेबल पर्सन का जो भी डिमांड है, या तो अपील के कारण इंक्रीज या डिक्रीज होती है, या रिवीजन के कारण इंक्रीज या डिक्रीज होती है, या किसी और प्रोसीडिंग के कारण इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो बोलते हैं ये जो कोई और प्रोसीडिंग है, इसमें इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट की प्रोसीडिंग भी हमने क्या करके रखी है, इंक्लूड की है, और यही चीज यहाँ पे लिख के रखी है कि इसमें हमने क्या किया, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग भी क्या करके रखी है, इंक्लूड करके रखी है।
This completes the revision for demand and recovery. Done. 73, 74, 75 और ले लो 76, यही इंपॉर्टेंट है। जहां जहां तुमको दिख रहा है इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब 79 और 80 इज इंपॉर्टेंट। और जहां टाइम लिमिट दिख रही है और वो गार्निश प्रोसीडिंग इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर तुम बाई चांस नहीं भी पढ़ के गए डिमांड में रिकवरी वाला पार्ट, कोई नुकसान होने वाला नहीं, बट इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि छोड़ के जाओ, जस्ट बता रही हूँ कि ए कैटेगरी क्या है, बी कैटेगरी क्या है और सी क्या है। ठीक है, चलो, तो डन विद द रिवीजन फॉर डिमांड एंड रिकवरी।